अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट ऑपरेशन इन फूड प्रोसेसिंग FTST 2102 से रिलेटेड होगा। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे जो रिवाइज टाइम टेबल के मुताबिक हमारी जो क्लास है वो अब हर वेडनेसडे को हुआ करेगी और हफ्ते में सिर्फ हमारी एक क्लास होती है। और इस हवाले से यानी कि एक हमारी जो क्लास होगी वो ऑनलाइन हुआ करेगी और एक क्लास हमारी जो है वो फिज़िकली आपके क्लास में लाइव जो है आप लोग खुद जो प्रेजेंट होंगे उस वक्त हुआ करेगी। इस कोर्स में आप लोगों के न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा शामिल हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन है उसको हम क्लास में कवर करें और उसके मुकाबले में जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है उस पोर्शन को जो है ऑनलाइन जो है वो कवर किया जाए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इवेपोरेशन और इवेपोरेटर्स पर मुश्तमिल है। बेसिकली फूड इंडस्ट्री के अंदर इवेपोरेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है। हम लोग जैसे घरों में आम तौर पे आप लोग देखा है कि जो भी कुकिंग का अमल है उसके अंदर इवेपोरेशन कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही होती है। तो इस हवाले से हम फूड इंडस्ट्री के हवाले से हम इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने जो है अपने ये जो इवेपोरेशन और इवेपोरेटर्स का जो चैप्टर है आप लोगों का, इसको मैंने 2 वीडियोस में मैंने इसको जो है रखा है। इंशाल्लाह एक जो वीडियो है आज लेक्चर नंबर 2 उसको कवर करेगी और इसकी जो दूसरी वीडियो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के लेक्चर नंबर जो 4 है उसमें कवर करेगी। तो इस इवेपोरेशन और इवेपोरेटर का जो चैप्टर है इसके नोट्स ocw.kfueit.edu.pk और LMS पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये जो वीडियो है आज के लेक्चर की, वो वीडियो का जो लिंक है वो भी आपके ocw.kfueit.edu.pk और LMS पर मुश्तमिल है। तो आप लोग बेटा इस वीडियो को देखिए, नोट्स को गो थ्रू कीजिए और उसके बाद जो हमारी लाइव क्लास होगी इंशाल्लाह वेडनेसडे को, हमारी जो इस वीक में हमारी लाइव क्लास होगी, तो मैं आपको क्लास शुरू होने से पहले 11:20 पर लगभग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तकरीबन आपकी क्लास शुरू होनी है, तो मैं 11:15 बजे तक आप लोगों से गूगल मीट का लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप लोग ताकि इसमें जो है इसको पढ़ा हो, इसको वीडियो को देखा हो, फिर जब आप ये लिंक को ज्वाइन करेंगे उस वक्त हम मोस्टली क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग सेशन करेंगे ताकि आप लोग जो है वो क्लास वाली जितनी भी जैसे फिजिकली आप लोग क्लास लेते थे हम उन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। अच्छा, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो इवेपोरेशन है फूड इंडस्ट्री में, इवेपोरेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इवेपोरेशन क्योंकि देखिए जब भी आप देखते हैं कभी आप खाने का पकाने का कोई अमल होता है और उस अमल के अंदर आपने वाटर को रिमूव करना है, तो बेसिकली जो रिमूवल ऑफ वाटर है उसमें कहीं ना कहीं इवेपोरेशन जो है वो जो आपकी उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। और जो इवेपोरेशन का अमल है वो मोस्टली आप जो है बेसिकली उसको हीट अप्लाई करके इवेपोरेशन का अमल मुकम्मल करते हैं। और ख़ास तौर पर देखिए कि मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, मसलन इसकी मिसाल है कि जब हम चावल उबालते हैं तो चावल उबालने के अमल में आपने पहले वाटर के अंदर बॉयल राइस किया, लेकिन कोई भी पसंद नहीं करेगा कि शोरबे वाले उसको चावल मिले, कोई नहीं खाएगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उस वाटर को इवेपोरेट करते हैं कि आप उसको चावलों को बिल्कुल सुखाते भी नहीं है, लेकिन यह कि चावल आपके बिल्कुल खुश्क भी ना हो जाए और आप उनके अंदर जो है उसके अंदर से वाटर को इवेपोरेट करवा देते हैं। कंसनट्रेटेड आपके जो चावल हैं वो आपके पास आ जाते हैं। तो ये नॉर्मली हमारा ये आप अपनी डेली लाइफ में अपने किचन अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि इवेपोरेशन को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना है कि इवेपोरेशन इज ऑल्सो अ यूनिट ऑपरेशन। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन no chemical change is taking place, only a physical change is taking place, and this change is removal of water। या अगर कोई और वोलेटाइल कंपोनेंट है, ये जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इजीली इवेपोरेट हो जाती हैं, इसलिए उनको कहते हैं कि वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। तो
इसके अलावा कुछ और पानी, मोस्टली पानी होता है, पानी के अलावा और भी कुछ वोलेटाइल कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिनको इवेपोरेशन के जरिए हम जो है रिमूव करते हैं। तो होता क्या है कि आप जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे आपके जो सॉल्वेंट होगा वो वोलेटाइल होगा, तो आप उसको इवेपोरेशन के जरिए इवेपोरेट करा लेते हैं, और उसके बाद जो आपके नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो कंसंट्रेटेड आपके पास वो हासिल हो जाती हैं। और मोस्टली हमारे पास खाने पीने की चीज़ों के अंदर जो वोलेटाइल कंटेंट या वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है वो दर हकीकत पानी होता है। फूड प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर ये जो है आपके पास इवेपोरेशन को लार्ज स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है, इवेपोरेशन को बहुत इस्तेमाल किया जाता है। शायद ही कोई ऐसी फूड इंडस्ट्री होगी जिसमें इवेपोरेशन को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ आप ये देखिए कि हमारे पास नॉर्मली जो इवेपोरेशन की कैपेसिटीज़ हैं फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो फूड ग्रेड इवेपोरेटर्स होते हैं इवेपोरेशन इंडस्ट्री के अंदर, जैसे हम घरों में तो आप लोग अपनी हंडिया में प्रेशर कुकर के ज़रिए या आप कोई और पतीला वगैरह इस्तेमाल करके ये कुकिंग कर लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग के अंदर आपको ये इवेपोरेशन कराने के लिए आपको एक स्पेशल किस्म का इक्विपमेंट चाहिए होता है। उस इक्विपमेंट का नाम इवेपोरेटर है। सो इवेपोरेटर इज एन इक्विपमेंट इन विच इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस। तो ये इवेपोरेटर जो होता है ये बड़ा एक स्पेशल किस्म का इक्विपमेंट होता है। और जो फूड ग्रेड इवेपोरेटर है, यानी कि ऐसे इवेपोरेटर्स जिनके अंदर फूड की प्रोसेसिंग की जा रही है, फूड के को इवेपोरेट करवाया जा रहा है या उसको कंसंट्रेट किया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। क्योंकि उनकी महंगी होने की वजह ये होती है कि उनके लिए जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जिस चीज़ से वो बने हुए हैं, वो बहुत ख़ास है। वो मुख्तलिफ ख़ास किस्म की स्टेनलेस स्टील होगी कि जिसको जंग वगैरह ना लगे, या जिसके अंदर बायोलॉजिकल कंटेंट डेवलप ना हो सके, और जो कि केमिकली जो है इनर्ट हो, कोई केमिकल रिएक्शन ना कर दे, आपके फूड के अंदर वो मिलावट ना कर दे, उसके अंदर कोई डिग्रेडेशन ना कर दे, आपके फूड को हर किस्म की इम्प्योरिटीज से वो बचाए, और जो कंटेमिनेशन है आपकी वो कहीं कंटेमिनेशन ना हो जाए। और इसी तरह ये जितना भी मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, इस मटेरियल को हाई सैनिटरी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार किया जाता है। यानी कि जैसे आप लोग घरों में करते होंगे कि आप लोग खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, उसके बाद आप देखें अगर कुकिंग भी कोई कर रहा है, तो अगर आपको ऐसा पता लगे कि जी कोई शख्स कुकिंग कर रहा है और वो हाथ वाथ नहीं धोता, तो आप कहेंगे नहीं नहीं हमने वो खाना नहीं खाना। तो सैनिटरी खाने पीने के मामलात में जो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स हैं, दे शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड, और उन सैनिटरी स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए ताकि आपके पास जो फूड प्रोडक्ट आया है वो जो है बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब हमारे पास जैसे मैंने अभी आपको बताया कि थोड़ा सा आप लोगों ने सुना कि जो फूड इंडस्ट्री के अंदर इवेपोरेशन बहुत अहमियत है। तकरीबन हर प्रोडक्ट आपको बनाने के लिए आप उसको इवेपोरेशन कर रहे हैं। मसलन देखिए जूसेस को कंसंट्रेट करना पड़ता है आपको, उसके लिए आप जैसे मिसाल के तौर पर हम चावल उबाल रहे थे, या उसके अलावा आपने कहीं किसी चीज़ को जो है आपने उसकी कंसंट्रेशन को बनाना है, या मिसाल के तौर पर आपने जैम जेलीज इस तरह की चीज़ें बनानी है, किसी मखसूस कंसंट्रेशन को आपने हासिल करना है। जैसे आपको जैम, अगर आपको बिल्कुल लिक्विड में जैम आए तो आप उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी एक ख़ास किस्म की थिकनेस है, उसकी एक ख़ास किस्म की विस्कोसिटी है, जिसके ऊपर आपके पास वो कंसंट्रेशन के साथ जैम प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो ही हम उसको सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन के इस्तेमाल के फूड इंडस्ट्री में कुछ मखसूस ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैस एंड वॉल्यूम रिडक्शन। हम ये चाहते हैं कि इवेपोरेशन के जरिए आपका जो फाइनल फूड प्रोडक्ट है उसका मैस या वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए। मसलन क्या हो जाए कि देखिए जैसे आपके पास हम लोग शरबत इस्तेमाल करते हैं, तो शरबत आपके पास देखिए कि आपके पास कोल्ड ड्रिंक अगर ये बना बनाया शरबत आए तो आप 250 ml की आप बॉटल पी लेंगे। अब आप घर में 1 लीटर की अगर शरबत की रूह अफ़ज़ा या जामी शीरी की बोतल आती है तो आप उससे 1 टब शायद, और 1 टब से भी ज़्यादा आप जो है उससे जो है शरबत वगैरह बना सकती हैं। तो बेसिकली क्या है, हमें कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आया है और जिसमें से हम 1 चम्मच 1 गिलास में पानी में डालते हैं, उसको हल करते हैं और शरबत तैयार कर लेते हैं। तो आपके पास इस तरह फ़ायदा क्या हुआ है
कि पैकेजिंग में आसानी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो गई है, स्टोरेज में आसानी हो गई है, चीज़ें हैंडलिंग करना आसान हो गया। जैसे हमारे पास जो नेस्ले है, नेस्ले वाले क्या करते हैं कि जब ऐसा हमारे पास सीजन आता है कि जब आपके पास दूध वाफर मिकदार में मुहैया होता है और आपके पास कंजप्शन इतनी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि दूध को बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे एक जिक्र आ गया ड्राइंग का। ड्राइंग और इवेपोरेशन में कुछ मखसूस फ़र्क है। एक सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि देखिए स्टार्ट सेम ही है, आपने हीट करके इवेपोरेट करवा रहे हैं, और इवेपोरेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट मौजूद होगा, उसके अंदर जो है आपके पास वो कंसंट्रेटेड होगा, बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। यानी कि आपके पास जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग इज मोस्टली रिलेटेड विद विद एनीथिंग विच कंटेन्स वाटर, या उसके अंदर आपके पास जो बिल्कुल एंड प्रोडक्ट खुश्क आ जाए, बिल्कुल ड्राई प्रोडक्ट हो, ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल ड्राई हो विदाउट एनी मॉइस्चर, तो उसको हम ड्राइंग के जरिए उसको हासिल करते हैं। तो वो इंशाल्लाह हमारा अलग चैप्टर है, उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इवेपोरेशन और ड्राइंग का फर्क आप लोगों के हमेशा मद्देनजर रहना चाहिए कि इवेपोरेशन में आप कंसंट्रेट करते हैं, इवेपोरेशन में आप चीजों को कंसंट्रेट करते हैं, मॉइस्चर को कंप्लीटली रिमूव नहीं करते, जबकि ड्राइंग के अंदर यू ऑलवेज रिमूव द मॉइस्चर कंप्लीटली। तो मॉइस्चर को कंप्लीटली रिमूव किया जाता है, कंसंट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, आपके पास फाइनल जो प्रोडक्ट है वो एक ड्राई प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। इस तरह हमारे पास मैस या वॉल्यूम रिडक्शन के जरिए हम पैकेजिंग कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, स्टोरेज कॉस्ट को जो है वो कम कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दे रहा था मैं नेस्ले की, तो क्या करते हैं, जब दूध वाफर मिकदार में मुहैया होता है तो वो उस वक्त दूध को जो है सप्लाई नहीं हो रही, सॉरी डिमांड, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बेच नहीं पा रहे, तो क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा उनके पास आ रहा था, तो उन्होंने उसको क्या करना है, उसको वो ड्राई मिल्क में कन्वर्ट कर लेते हैं, ड्राई पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जब उनके पास, क्योंकि जब ड्राई पाउडर में कन्वर्ट होता है और उससे ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर मिल्क के अंदर जो है आपके पास वाटर मौजूद नहीं है, और मिल्क में जब वाटर मौजूद नहीं होगा या किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर वाटर अगर नहीं मौजूद, तो फिर वो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो आपका वो मटीरियल है वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाता है, उसकी बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन फर्दर नहीं होती। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, इसी वाटर को रिहाइड्रेट कर लेते हैं, उसके अंदर वाटर मिक्स करके उसको अंदर थोड़े बहुत उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें जो उसके अंदर ज़ाया हो जाए, और उसके बाद उसको एज अ मिल्क जो है वो उसको आप सप्लाई कर लेते हैं मार्केट में। तो उससे आपको सारा साल, देखिए नेस्ले का जो दूध है वो ये नहीं होता कि सर्दियों में और कीमत होगी, गर्मी में और कीमत होगी, वो उसकी प्रोडक्ट की कीमत सारा साल एक जैसी है। तो आप कभी कभार देखते हैं कि गवाले से दूध ले रहे हो आप, तो वो दूध की जो कीमत है कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसी वजह से, क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने रॉ मटेरियल के साथ के हवाले से उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि फूड प्रोसेस इंडस्ट्री जैसे मिल्क प्रोसेस इंडस्ट्री नेस्ले है, उनके पास फुल कंट्रोल है कि वो अपनी सारी प्राइसेस को कंट्रोल कर सकें। अच्छा, इसी तरह जो फूड मटेरियल्स की प्रिजर्वेशन है उसके अंदर भी जो है हमारे पास इवेपोरेशन का बड़ा अमल दखल है। वो इसलिए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया कि आपके पास अगर वाटर की एक्टिविटी को आप जो है वो रिड्यूस कर दें, इससे फूड मटेरियल्स की प्रिजर्वेशन बढ़ जाती है, उसके प्रिजर्वेशन करना आसान हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास देखिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दो चीज़ें हैं, एक है बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन और एक है केमिकल डिग्रेडेशन, या आप उसको ये कह सकते हैं कि केमिकल डिटोरिएशन है और एक बायोलॉजिकल डिटोरिएशन है। तो अब जब आपके पास वाटर एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है फूड मटेरियल में, उससे क्या होगा कि आपके जो फूड मटेरियल है अब उसके अंदर बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन नहीं होगी, बायोलॉजिकल डिटोरिएशन नहीं होगी। लेकिन जब वो कंसंट्रेटेड हो गया, तो कंसंट्रेटेड होने के साथ ये होता है कि जो केमिकल डिटोरिएशन होती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो है वो नहीं होगी। इसलिए आपने कोई बैलेंस फाइंड आउट करना होता है, उस बैलेंस पे आप लोग चलाते हैं। अच्छा, इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रिजर्वेशन है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ही, लेकिन इसका एक अपोजिट मैंने आपको नुकसान बता दिया, साइड इफेक्ट बता दिया कि किस तरीके से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसकी एक मिसाल है कंसंट्रेटेड फ्रूट जूसेस की।
उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपके पास जो कंसंट्रेटेड फ्रूट जूसेस होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप कभी एक बार देखिए पाकिस्तान में, तो शायद हमारे पास अगर आप जूस कंटेंट देखें उसके ऊपर लिखा होता है 5% पल्प है फ्रूट का, या उसके अंदर रिमेनिंग शुगर है और उसके बाद वाटर वगैरह मौजूद है। अगर वो कंसंट्रेटेड प्योर जूस हो, अगर उसके अंदर कंसंट्रेटेड प्योर जूस है और उसके अंदर ये है कि आपके पास जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी उसकी अगेंस्ट उसके अंदर रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि उसके अंदर आपने वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर दिया है, लेकिन जो है आपकी उसकी यानी कि माइक्रोबियल जो स्पॉइलेज है उसकी नहीं होगी, लेकिन वो उस ऐसा जो जूस है उसके अंदर ब्राउनिंग हो सकती है, वो ब्राउन हो सकता है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई केमिकल रिएक्टिविटी हो सकती है, केमिकल चेंज आ सकती है। दिस केमिकल चेंज इज ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और उसकी वजह से हो सकता है वो रिएक्शन कर जाए और वो आपका उसके अंदर एक ब्राउनिंग का जो अमल है वो हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ इवेपोरेशन को फूड इंडस्ट्री के अंदर जब आप यूज करती हैं तो इसका मकसद एक ये भी होता है कि आप बाद में फर्दर जो आप इंपॉर्टेंट स्टेप्स करने हैं वो स्टेप्स आपके आसानी से हो जाए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है शुगर इंडस्ट्री। जो हमारी शुगर इंडस्ट्री होती है, शुगर इंडस्ट्री के अंदर आप देखते हैं जो आपको चीनी मिलती है, देखिए चीनी मिलती है, वो चीनी आपको एक क्रिस्टल की शक्ल में मिलती है, आपको दानादार चीनी मिलती है। अगर मैं आपको चीनी का रोड़ा दे, एक लंप दूं, आप कहोगे नहीं नहीं खराब चीनी है भाई, इसको फेंक दो, तो आपको दानेदार किस्म की चीनी चाहिए होगी, तो आप कहेंगे हाँ भाई ये सही चीनी है। तो ये जो दानेदार चीनी है बेसिकली दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, और इन क्रिस्टल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है कंसंट्रेट करते हैं शुगर केन सोल्यूशन। जो आपका शुगर जूस है उसको आप शुगर केन से जो जूस मिला है उसको कंसंट्रेट किया जाता है, उसके अंदर से वाटर को रिमूव कर दिया जाता है, और ये जो काम है बेसिकली ये आप इवेपोरेटर्स की मदद से ही करते हैं। तो इसी तरह जो क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए आपको करने के लिए उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन करने से पहले आपको जो है इवेपोरेशन लाजमन आपको करनी पड़ेगी। इसी तरह जो हमें उसके साथ साथ आप देखिए एक सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड को भी जब आप बना लेते हैं उसके लिए भी आपको लाजमन जो है आपको क्रिस्टलाइजेशन उसकी करने से पहले आपको कोई इवेपोरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों ने जो है शुगर को के क्रिस्टल्स बनाने के लिए या सिट्रिक एसिड के क्रिस्टल्स बनाने के लिए पहले उसकी इवेपोरेशन की है, तो इसी तरह अगर आपने कोई गम्स ऑब्टेन करनी है या पैक्टीन जो है उसको आपने प्रोसेस करना है, तो उसके लिए प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है, और प्रेसिपिटेशन करने के लिए भी पहले आपको इवेपोरेशन करनी पड़ेगी ताकि वो कंसंट्रेट हो जाए और वो प्रेसिपिटेट्स इजीली सेटल डाउन हो सके। इसी तरह बड़ा कॉमन है चीज़ मेकिंग और जो योगर्ट बनाने का जो तरीक़ाकार है उसमें कोगुलेशन की जाती है। तो कोगुलेशन करने से पहले भी आप इवेपोरेशन करते हैं। बेसिकली क्या है कि आप वो इवेपोरेट करते हैं वाटर को उसके अंदर से, मिल्क में से, ताकि वो कोगुलेट सॉलिड्स कोगुलेट हो जाए और चीज़ और योगर्ट बन जाए। इसी तरह कैंडी बनाने के लिए या आपने जो है और दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं कुछ आपके पास जिनके लिए डिहाइड्रेशन वगैरह करनी पड़ती है, उसके लिए भी हम इवेपोरेशन को इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। 5 चीज़ें हैं जो कि आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं। मसलन उनमें वो कौन द रेट एट विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द लिक्विड, कि आप कितनी ज़्यादा हीट जो है उस फूड लिक्विड को पहुंचा रहे हैं कि जिस हीट की बुनियाद पर वो इवेपोरेशन हो जाती है। मिसाल के तौर पर इफ़ यू आर हीटिंग मोर देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी मच हायर, इफ़ यू आर हीटिंग लेस देन द रेट ऑफ द इवेपोरेशन विल बी मच लेस। इसी तरह जो क्वांटिटी ऑफ हीट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे पास जो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए होती है, तो जो आप लोगों ने कैलोरीज या आप लोगों ने वीडियो वगैरह का आपने देखा होगा, तो उसके अंदर हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, आप वो क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हीट की पहुंचा रहे हैं, हाउ मच किलो कैलोरीज, किलो वाट्स, किलो जाउल्स, या आप BTUs ऑफ हीट आप पहुंचा रही हैं वाटर को इवेपोरेट करने के लिए।
इसी तरह जो हमारे पास फूड सब्सटेंस है, जो लिक्विड है, उसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए उसका मैक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर क्या है, बिकॉज देर आर सम फूड्स विच आर वेरी सेंसिटिव टू द हाई टेम्परेचर्स। अगर आप उनको हाई टेम्परेचर्स देंगे तो वो फूड अपनी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको लूज कर देगा, इसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो लूज आउट हो जाएंगे। इस वजह से यू शुड ऑलवेज नो द मैक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर with which you can work with your food material safely। अच्छा जी, फिर जहाँ टेम्परेचर होगा वहाँ पे प्रेशर भी होगा। प्रेशर और जो टेम्परेचर है ये दोनों लाजम मलजूम है आपको प्रोसेस के अंदर, इसीलिए हम जहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हमें प्रेशर भी मालूम होना चाहिए कि इफ़ योर इवेपोरेशन प्रोसेस इज अ लो प्रेशर प्रोसेस और अ मीडियम प्रेशर प्रोसेस और अ हाई प्रेशर प्रोसेस, बिकॉज प्रेशर ऑल्सो प्लेज a very high role on your evaporation। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि आप जब इवेपोरेशन कर रहे हैं और इवेपोरेशन के नतीजे में जैसे जैसे आपका फूड मटेरियल कंसनट्रेट होता जा रहा है, तो आफ्टर कंसनट्रेशन आर देयर एनी सर्टेन चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस विद इन द फूड मटेरियल। अच्छा, इनको भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चेंजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इवेपोरेशन के नतीजे में जब आप वाटर कंटेंट को डिक्रीज करती हैं तो बायोलॉजिकली जो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो तो रिड्यूस हो जाती हैं, लेकिन जो केमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ सकती हैं और वो अक्सर बढ़ भी जाती हैं। इस वजह से आपको उन चेंजेस के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इवेपोरेटर्स जो हम फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं बेसिकली, जिनके अंदर इवेपोरेशन की जाती है, उनके दो प्रिंसिपल फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन तो ये है कि इवेपोरेटर्स जो है वो हीट प्रोवाइड करते हैं, और हीट बेसिकली जो प्रोवाइड करते हैं तो आप उसके लिए कोई हीटिंग मीडियम यूज़ करते हैं। नॉर्मली हमारी फूड इंडस्ट्री के अंदर हीटिंग करने के लिए, इवेपोरेशन करने के लिए स्टीम को यूज़ किया जाता है। तो स्टीम आपका जो मेटल होगा उससे वो स्टीम अपनी हीट एक्सचेंज कर लेगा फूड मटेरियल के साथ और उससे इवेपोरेशन हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह जो इवेपोरेटर का दूसरा फंक्शन है वो ये है कि इवेपोरेटर ने बेसिकली जो आपके पास ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस जो इवेपोरेशन का अमल हो रहा है, इवेपोरेशन के अमल के नतीजे में जो आपका वाटर कंटेंट मौजूद है आपके फूड मटेरियल के अंदर, उसने इवेपोरेट होना है तो ही इवेपोरेशन होगी। अब वो जब इवेपोरेट होगा उसके वेपर्स बनेंगे। ये इवेपोरेटर ने उन वेपर्स को भी जो है सेपरेट करना है लिक्विड से, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुली सेपरेट ना कर सका तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो सही तरह कंप्लीट नहीं हो सकेगा एंड इट विल नॉट बी एन एफिशिएंट प्रोसेस। अच्छा जी, फूड इंडस्ट्री में जब हम इवेपोरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कुछ प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हैं जिनका हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन मिसाल के तौर पर यू शुड ऑलवेज नो द मैक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर। आपको अगर मैक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर नहीं पता तो आप अपने इवेपोरेटर को सही तरह हैंडल नहीं कर सकते। Therefore, you must know the maximum allowable temperature that you can work safely within your evaporator। इसके साथ साथ you should also know the maximum allowable temperature with which you can work with your food materials very safely। और इसीलिए क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास जो मैक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर है परहैप्स इट कुड बी लेस देन 100 डिग्री सी। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपको फिर उसके अंदर से इवेपोरेशन करने के लिए कुछ और प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। मे बी यू वुड हैव टू यूज़ अ वैक्यूम, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप प्रेशर को लेस कर दें, मिसाल के तौर पर इफ़ यू गो टू द वैक्यूम, बिकॉज ऑफ द वैक्यूम यू नीड मच लेस हीट टू इवेपोरेट द वाटर। इसलिए आपको इन चीज़ों का पता होना लाजमी है। अच्छा, इसी तरह एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जैसे अभी हम आगे जब इवेपोरेटर देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि जो इवेपोरेटर्स के अंदर जो हीटिंग मीडिया है, जो हीटिंग मीडिया मोस्टली स्टीम को यूज़ की जाती है, और स्टीम आपकी एक जैकेट के अंदर एक स्टीम एक्सटर्नल सरफेस है, स्टीम जैकेट है, उसके अंदर स्टीम मौजूद होती है और स्टीम अपने हीट को ट्रांसफ़र कर रही होती है। तो बेसिकली वो जो हॉट सरफेस होता है उस हॉट सरफेस के साथ लिक्विड जिसको इवेपोरेट कर रहे हो उस लिक्विड का कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपका वो जो लिक्विड है उसको हमेशा सर्कुलेशन में होना चाहिए,
इस वजह से इवेपोरेटर के अंदर आप कभी नहीं चाहते कि आपके इवेपोरेटर के अंदर जो लिक्विड है, जिस लिक्विड को आप इवेपोरेट कराना चाह रहे हैं वो स्टेशनरी हो, बल्कि दिस लिक्विड शुड ऑलवेज बी सर्कुलेटिंग एंड इट शुड ऑलवेज सर्कुलेट अक्रॉस द हीट ट्रांसफर सरफेस। इसका फायदा ये होगा कि आपके जहां पर कोई लोकल ओवर हीटिंग नहीं होगी। लोकल ओवर हीटिंग क्या नहीं होगी, जैसे कभी आप लोग देखते हैं कि अगर हम घर में जो है खीर वगैरह बना रहे हो तो खीर देखते हैं पेंदे से चिपकना शुरू हो जाती है, किसी एक जगह से वो चिपकना शुरू हो जाती है। उसके लिए क्या करना होता है, आप कहते हैं वो चम्मच हिलाते रहे, तो चम्मच हिलाने से कॉन्टिन्यूसली आप स्टीयरिंग कर रहे हैं। चम्मच हिलाने से हो क्या रहा है, बेसिकली वो जो आपके पास आपका जो खीर है या आपका कोई दूध वगैरह की जो चीज़ है वो मुसलसल सर्कुलेशन में है, और कोई भी देर वो जो सब्सटेंस का कुछ अमाउंट ज़्यादा देर तक हॉट सरफेस के साथ इन कांटेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से कोई लोकल हीटिंग नहीं हो सकती। अगर आप उस तरह का ऑटोमेटिक स्टीरर लगा दें और स्टीरर वो स्टीरिंग करता रहे, इससे वो जो हीटिंग का जो प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म रहेगा और किसी किस्म की बर्निंग वगैरह नहीं हो जाएगी। अच्छा जी, इसी तरह जैसे जैसे आप देखिए कि टेम्परेचर आपका आपकी मदद से, आप हीटिंग की मदद से आप अपने फूड मटेरियल को इवेपोरेट करवा रहे हैं उसमें से वॉलेटाइल कंपोनेंट को, और उसके नतीजे में उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन विस्कोसिटी आल्सो इंक्रीजेज। अच्छा, अब जब विस्कोसिटी जो है बेसिकली आपके पास जब इंक्रीज करेगी, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। मिसाल के तौर पर आपका फ्लो जो है लिक्विड का, फूड मटेरियल के लिक्विड का वो फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। इस वजह से हमें बेसिकली ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास जो विस्कोसिटी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा हाईली विस्कस हो जाए, कोई मड सी बन जाए, कोई स्लरी बन जाए बहुत हाईली विस्कस, तो उसके लिए वो फिर जम जाएगी, वो स्टेशनरी हो जाएगी, वो स्टिक कर जाएगी आपके आपके उसके, और वो आपका चोक भी कर सकती है आपके जो है इवेपोरेटर को। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह एक और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार आप देखिए पानी उबल रहा हो, या आप खास तौर पर चने वगैरह अगर आप उबालें घरों में, अगर आप ये प्रैक्टिकल देखें, आप चने जब उबालते हैं तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर एक फोम सी बन जाती है, एक फोम सी झाग सी बन जाती है। तो बेसिकली ये फोम क्या करती है, दिस फोम इज वेरी डेंजरस बिकॉज दिस फोम विल ट्रैप द वेपर्स एस्केपिंग फ्रॉम द लिक्विड। अब जब वो फोम आपकी बन गई है और वो वेपर्स सही तरह रिलीज नहीं हो सकते, दैट मीन्स द इवेपोरेशन प्रोसेस विल बी स्टॉप और आपकी इफेक्टिव इवेपोरेशन नहीं हो सकती और आपकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। इस वजह से हमें ये पता होना हमारे लिए बहुत लाजमी है कि आपका वो जो फूड मटेरियल जिसको आप इवेपोरेट करना चाह रहे हैं उसकी कहीं फोमिंग की टेंडेंसी तो नहीं है, बिकॉज इफ इट हैज अ फोमिंग टेंडेंसी then you have to make sure the foam is being continuously removed. If you are not removing the foam continuously, then there will be no more evaporation because the escaping vapors will trap inside your foam and it will stop the evaporation process. अच्छा जी, हमारे पास जो फूड इंडस्ट्री में बहुत मुख्तलिफ अकसाम के इवेपोरेटर्स को यूज़ किया जाता है, तो मोर और लेस देखिए उनकी इवेपोरेटर्स एक ही तरह के होते हैं, लेकिन एक्चुअली उनकी इवेपोरेटर्स, जो भी इवेपोरेटर है उसने इवेपोरेशन करना है, इसलिए मैंने ये बात कही है। हर किस्म के इवेपोरेटर का जो मकसद है वो इवेपोरेशन है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन देयर ज्योमेट्री, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंस्ट्रक्शन, डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑपरेशनल प्रिंसिपल, या डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, या डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इवेपोरेटर्स बीइंग इन ऑपरेशन, इन सारी वजूहात की बुनियाद पर हमारे पास बहुत मुख्तलिफ अकसाम के इवेपोरेटर्स हैं। फूड इंडस्ट्री में जो टिपिकल इवेपोरेटर्स यूज़ किए जाते हैं उनमें सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर, प्लेट इवेपोरेटर, natural circulation evaporator, forced circulation evaporator, agitated thin film evaporator, open pan evaporator, swept surface evaporator और centrifugal evaporator। इसमें से कुछ कॉमन जो टाइप्स हैं अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। ये बेटा इन चीज़ों को जानना इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज दीज कैन बी वेरी वेरी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस एज वेल। आप अगर फूड इंडस्ट्री में किसी जा रहे हैं और जैसे वहाँ पर
वो आपसे अगर सवाल करें, हाँ जी आपको पता है इवेपोरेटर कौन से हैं, तो आप बताइए हमारे पास जो इंडस्ट्री है, हमारी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, व्हाट काइंड ऑफ इवेपोरेटर डू यू थिंक देयर शुड बी देयर। तो वो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वो वहाँ पे कौन सा इवेपोरेटर होगा। इसलिए थोड़ी बहुत इवेपोरेटर्स के बारे में ये नाम भी हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि वो इवेपोरेटर कौन कौन से इवेपोरेटर हो सकते हैं। कुछ इन्हीं में से जो टाइप्स की हमने बात की है, जो मोस्ट कॉमनली फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, उनको हम अब जरा उनकी कंस्ट्रक्शन, उनकी पिक्चर्स वगैरह के हिसाब से हम देख सकते हैं। सबसे जो कॉमन इवेपोरेटर है, जैसे घर में हमारे आम तरह की आप लोगों ने देगची टाइप देखी है, ओपन पैन बैच इवेपोरेटर। तो बैच जो इवेपोरेटर है ये क्या होता है, बेसिकली देखिए हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं या बैच होते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपके पास कॉन्टिन्यूसली एक रिएक्टेंट आ रहा है या रॉ मटेरियल आ रहा है और प्रोडक्ट बन के कॉन्टिन्यूसली रिमूव हो रहा है, रिमूव होता जा रहा है। जो हमारी फूड इंडस्ट्री है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है बैच प्रोसेस पे कंटिन्यू कर रही होती है। मसलन बैच प्रोसेस क्या है कि आप घर में देखिए कि आप क्या कहते हैं, सब्जी काटते हैं, उसके बाद जनाब है सब्जी काट कर ऑयल है, मिसाले हैं, गोश्त है, पानी है, सब कुछ आप जनाब यानी अपनी हंडिया में डाल देते हैं, उसको पकाते हैं। ये उसके बाद जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, सालन तैयार हो जाता है, उसको हंडिया से निकाल लेते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बैच प्रोसेस वेयर यू ऐड द रिएक्टेंट्स फर्स्ट इनसाइड अ रिएक्टर, या आप प्रोसेस के अंदर सब रॉ मटेरियल्स आ जाती हैं और उसमें से आप प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। फार्मास्यूटिकल भी इंडस्ट्री मोस्टली जो है वो बैच इंडस्ट्री होती है, बैचेस होते हैं। इसीलिए कभी कभार आप देखिए, आप कोई रैपर देखते हैं किसी फूड मटेरियल का, उस पर अगर कैपिटल बी लिखा होता है, बेसिकली उसके साथ कोई डिजिट्स लिखी होती है, वो उनका इंडस्ट्री का बैच नंबर लिखा होता है। इसकी मदद से उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि हाँ भाई हमारा ये बैच था, हमने उस दिन उस नंबर्स के उनके पास तमाम डाटा आ जाएगा कि किस दिन ये बैच प्रोड्यूस किया गया था, ताकि अगर खुदा ना खास्ता अगर उसको बाद में पता लगता है कि उनकी उस बैच के अंदर कोई जो है हैजर्डस उसकी कंटेमिनेशन हो गई है, जब वो अप टू द मार्क नहीं है, तो वो फिर उस नंबर के साथ वो पूरी पूरी उनका रिकॉर्ड होता है कि उन्होंने किस किस एरिया में वो सप्लाई किया है, ताकि उस मटेरियल को वो रिकॉल कर लें और लोगों की जो सेहत है वो मुतासिर होने से बच जाए। अच्छा जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ओपन पैन जो हमारे पास इवेपोरेटर बड़ा सिंपलेस्ट इवेपोरेटर है, खुला है इसका, जैसे आपको हंडिया होती है, लेकिन इसके अंदर आप डायरेक्ट आग नहीं लगाते, बिकॉज कि जब आप डायरेक्ट आग लगा रहे होते हैं तो इट कैन क्रिएट पोल्यूशन, इट कैन क्रिएट अ वेरी पंजेंट स्मोक, इट कैन क्रिएट अ वेरी पॉइजनस स्मोक, और वो आपके फूड मटेरियल को कंटामिनेट भी कर सकती है। इसलिए आप बेसिकली क्या करते हैं, कहीं फैक्ट्री से दूर कहीं आप बर्निंग वगैरह करके उससे आप हीट जनरेट करते हैं और उस हीट की मदद से वाटर को एवेपोरेट करके उससे स्टीम बनाते हैं। वो स्टीम आप हीटिंग के तौर पर यूज करते हैं। सो मोस्टली स्टीम इज बीइंग यूज्ड एज अ हीटिंग मीडियम। तो उसको स्टीम को इस्तेमाल कराने के लिए क्या किया जाता है कि आपके पास जैसे जो ओपन पैन एवेपोरेटर है, इसके बाहर आउटसाइड एक जैकेट वेसल बनी है, जैकेट बनी हुई है। जैकेट का मतलब है एक और एक्स्ट्रा तह लगी हुई है, इस एक्स्ट्रा तह के अंदर आप स्टीम डाल देते हैं, यहाँ पे स्टीम मौजूद होती है, बाहर से इसकी इंसुलेशन वगैरह भी की जाती है ताकि हीट लॉस ना हो। उसके बाद आपके पास वो जो फूड लिक्विड मौजूद है या जो मटेरियल है जिसकी आपने कंसंट्रेशन करनी है, जिसके अंदर इवेपोरेशन करनी है, वो जब स्टीम के साथ इन कांटेक्ट रहेगा तो उसके अंदर से आपके पास स्टीम अपनी हीट इधर से एक्सचेंज करेगी, इवेपोरेशन होगी, वेपर्स बनेंगे, ये जो आपके पास मटेरियल था ये कंसंट्रेट हो जाएगा और स्टीम बाद में कंडेंसेट की शक्ल में यानी कि लिक्विड फॉर्म में इस स्टीम ट्रैप के जरिए वो आप उसको रिमूव करते जाएंगे। तो इस तरीके से ये सिंपलेस्ट आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। दिस इज ओपन पैन इवेपोरेटर। क्योंकि ये बैच प्रोसेस होता है, इन ओपन पैन इवेपोरेटर्स को कॉन्टिन्यूसली नहीं यूज किया जाता। एक दफा आप अपना सारा मटेरियल इसके अंदर भर लेते हैं, फिर उसको हीटअप करते हैं, फिर प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं, इसलिए ये इसको ओपन पैन बैच इवेपोरेटर भी कहा जाता है। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास एक वैक्यूम पैन इवेपोरेटर है। जो वैक्यूम पैन इवेपोरेटर देखिए ओपन पैन था, वैक्यूम पैन का जब ओपन पैन कोई चीज होती है इसका मतलब है दिस इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे पास कहीं कभी मोस्टली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाईएस्ट होता है आपके जो साहिल समंदर है यानी कि सी लेवल के ऊपर वो मैक्सिमम होता है एंड इट इज 1 एटमॉस्फेयर या 14.7 psi। तो अगर हमारे पास इस तरह ये ओपन कोई सिस्टम है, इसके ऊपर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होगा। अगर आप कहीं कोई जो है वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं तो वैक्यूम इज लाइक अ नेगेटिव प्रेशर
और उसकी वजह से आपके पास जो हीटिंग है उसकी अमाउंट आपको कम चाहिए होती है। और मोस्टली जो वैक्यूम एवेपोरेशन प्रोसेसेस है वो हाईली सेंसिटिव फूड मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मिसाल के तौर पर जो हमारे पास वैक्यूम एवेपोरेटर यूज़ किया जाएगा उसको आप नॉर्मली जो है टोमेटो का अगर आपके पास पेस्ट है उसको प्रोसेस करने के लिए, जैम बनाने के लिए, केचप बनाने के लिए या मुख्तलिफ किस्म के सॉसेस बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास तौर पर जो वैक्यूम एवेपोरेटर है उसका फ़ायदा ये है कि उन वैक्यूम एवेपोरेटर्स के ज़रिए हम बहुत आसानी के साथ उनको कॉन्टीन्यूस और बैच दोनों तरीके से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा देखते हैं क्या है। ये हमारा पास मेन वेसल है जिसके अंदर आप बेसिकली आपका रॉ मटेरियल आप डाल देते हैं। उसके बाद देखिए इसके अंदर भी इसी तरह आपके पास एक स्टीम जैकेट है। अब क्या है कि बेसिकली आपकी ये क्लोज्ड है, ये ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड है। इस तरह आपके पास यहाँ पे फीड आप उसको एंटर कर रहे हैं और आपके जो वेपर्स हैं उसको रिमूव किया जा रहा है। जो वेपर्स जब रिमूव होते जा रहे हैं तो इसके अंदर स्लाइटली नेगेटिव प्रेशर एक वैक्यूम से क्रिएट आ गया है। तो आपके पास 1 atm से कम होगा प्रेशर। तो इस वैक्यूम की वजह से आपको लेस अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है और आपको फूड सेंसिटिव मटेरियल बर्न आउट होने से बच जाते हैं। तो आपके पास जो स्टीम है वो इस जैकेट में बिल्कुल उसी तरह ओपन पैन इवेपोरेटर की तरह इस जैकेट के अंदर स्टीम को एंटर किया जाता है और बाद में जब ये स्टीम अपनी हीट को ट्रांसफर कर लेती है तो इसके ट्रांसफर के नतीजे में आपके पास वो जो स्टीम कंडेंसेट बनता है, वो जो स्टीम लिक्विड हालत में आ जाता है, वो इस ट्रैप के जरिए रिमूव होता जाता है। अच्छा, फिर ये देखिए कि यहाँ पर एक मोटर लगी हुई है। इस मोटर का मकसद बेसिकली क्या है कि आप इसके साथ ये आप यहाँ पर कोई स्टीरर लगा हुआ है तो कॉन्टिन्यूसली वो मोटर अपने स्टीरर को रोटेट कराती जाती है, घूमता रहता है ताकि आपका जो फूड मटेरियल है वो मुसलसल इन सर्कुलेशन रहे और मुसलसल सर्कुलेशन के नतीजे में आपके पास वो सारे के सारा हीटअप होता रहे और वेपर्स कॉन्टिन्यूसली वो बनते जाए। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास इंडस्ट्री में बेसिकली क्या किया जाए कि आपके पास ये जो ओपन पैन या ये जो हमने वैक्यूम जो थे एवेपोरेटर से, इनमें प्रॉब्लम ये था, जरा गौर कीजिएगा, हीट ट्रांसफर जो सरफेस है वो बड़ा कम है। हीट ट्रांसफर सरफेस वो सरफेस है जिसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर हो रही है। देखिए इतना बड़ा ये वेसल है, गौर कीजिए, इतना बड़ा वेसल है, फुल है, लेकिन हीट आप सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं इसकी इस साइड पर। इसका मतलब यह है कि इसका हीट ट्रांसफर एरिया कम है, सिर्फ इतना सा एरिया है। क्या ही अच्छा होता अगर ये सारे की सारी आपकी जैकेट होती, लेकिन उस सूरत में आपको पास स्टीम का खर्चा बढ़ जाता, आपको उसकी मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती। तो आप सिर्फ इतने से हिस्से को गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है इट हैज़ मच लेस या मच स्मॉल हीट ट्रांसफर एरिया। वो हीट ट्रांसफर एरिया कौन सा है? जिस एरिया के अक्रॉस हीट ट्रांसफर हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, तो हीट ट्रांसफर एरिया इसका बहुत स्मॉल है। इसकी वजह से ये जो इवेपोरेटर्स हैं बड़े इनएफिशिएंट इवेपोरेटर हैं। इनका जो है आपके पास सरफेस टू वॉल्यूम जो रेशियो है वो बड़ी कम है और जो इवेपोरेशन कैपेसिटी है इनकी बहुत कम है। और इसके अंदर जो आपको फूड मटेरियल है उसको बहुत देर तक आपको रखना पड़ता है। मसलन अगर आप घर में कभी किसी ने ये काम किया हो, दूध से आप खोया घर में बना रहे हो, तो आपको घंटों उस दूध को जो है आपको पकाना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर उसमें से कोई खोया वगैरह बनेगा, उसको ड्राई कर सकते हैं। और इसके मुकाबले में अगर आप जो है ऐसे इवेपोरेटर्स यूज करें जिनके अंदर हीट एक्सचेंजर्स लगे होंगे, तो हीट एक्सचेंजर एक स्पेशल किस्म का इक्विपमेंट है जिसके अंदर बेसिकली आपके पास मोस्टली शेल एंड ट्यूब किस्म के टाइप्स होते हैं। अभी मैं आपको तस्वीरें आगे दिखाता हूँ। उसमें क्या होगा कि आपका शेल होगी, ट्यूब्स होगी, और शेल और ट्यूब की वजह से आपके पास जो एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट है या हीट ट्रांसफर एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप उसके मुकाबले में बहुत अच्छी हीट इजीली वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मोस्टली जो था आपके पास जो ऐसे इवेपोरेटर जिनके अंदर हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं, तो मोस्टली वो शेल एंड ट्यूब किस्म के हीट एक्सचेंजर होते हैं। और जो सबसे पहला इस तरह का जो इवेपोरेटर था बेसिकली, जैसे अभी मैंने आपको नामों में बताया था, एक मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर था शुगर इंडस्ट्री के लिए। एक फ्रेंच अमेरिकन जो था इंजीनियर था, उसका नाम नॉर्बर्ट रिलियो। जो नॉर्बर्ट रिलियो था उसने जो है एक मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर सबसे पहले इन्वेंट किया था। और उसके नतीजे में उसने ये किया था कि उसमें जो इवेपोरेटर बनाया गया था उसके अंदर ट्यूब्स थी, हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स। तो मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था, जब हम क्लास में खड़े होते हैं वो वर्टिकल पोजीशन है, अगर आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो हॉरिजॉन्टल उसके अंदर ट्यूब्स होती थी
लेकिन उनका भी उसके अंदर भी कोई डिसएडवांटेजेस थे। आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस थे, और उन डिसएडवांटेजेस को फिर रॉबर्ट एक साइंटिस्ट था, उस रॉबर्ट इन्वेंटर ने एक रॉबर्ट इवेपोरेटर के जरिए उन चेंजेस को उसमें से निकाल लिया था। ज़रा देखते हैं कि जो नॉर्बर्ट रेलियो का हमारा पास सबसे पहला इवेपोरेटर था, बड़ा अच्छा हीट एक्सचेंजर का जो एरिया था। अब ज़रा गौर कीजिए, इसमें उसने क्या किया है, यहाँ पे कोई जैकेटेड वेसल नहीं है, सिर्फ क्या किया गया है, आपको उसके अंदर आपने एक हीट एक्सचेंजर ऐड कर दिया है। ज़रा गौर कीजिएगा, आपने इसके अंदर हीट एक्सचेंजर ऐड कर दिया है। अब जब आपने हीट एक्सचेंजर ऐड किया है तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये ट्यूब्स हैं, आपके पास यहाँ पर ये ट्यूब्स हैं, और ये ट्यूब्स हैं। ट्यूब्स के अंदर आप क्या करते हैं, स्टीम ऐड कर रहे हैं, तो स्टीम ट्यूब में से गुजर रही है, हॉरिजॉन्टल की ट्यूब्स पड़ी हुई हैं, और बाकी इस शेल के अंदर आपके पास फीड मौजूद है। तो ट्यूब्स, ये जो आपके पास फीड है वो ट्यूब्स के साथ मुसलसल इन कांटेक्ट में रहती है। इसका मकसद ये है कि उसको सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गौर करें, ट्यूब के साथ यहाँ पर भी है, 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 हर जगह वो ट्यूब के साथ इन कांटेक्ट में है, और इस वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इवेपोरेशन फास्ट होती है, और फास्ट इवेपोरेशन में वेपर्स बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस बड़ा स्मूथ होता है। और जो स्टीम जब अपनी हीट इसको दे देती है फीड मटेरियल को, तो उसके बाद वो आपकी स्टीम कंडेंसेट की शक्ल में वो इस तरह आपके पास बॉटम में आ जाती है, और उसको आप उसको सॉरी 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 स्टीम जो है आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाती है, और जो कंसेंट्रेटेड आपके पास प्रोडक्ट है, जो कंसेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आप बॉटम से इसको इजीली रिमूव कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके मुकाबले में जो रॉबर्ट का इवेपोरेटर था, उसने बड़ा अच्छा आइडिया दिया। उसने ये मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व उसने आसान कर दिया कि हॉरिजॉन्टल जो ट्यूब्स थी, इनकी भी जो एफिशिएंसी थी कम थी, इसलिए उसने यहाँ पर एक वर्टिकल ट्यूब्स यूज की। उसने वर्टिकल ट्यूब्स के नतीजे में क्या हुआ कि आपको वर्टिकल जो ट्यूब्स लगाई, तो वर्टिकल ट्यूब्स के अंदर अब आपके पास और ज्यादा उसको मौका मिल गया वेपर्स को भी कांटेक्ट में आने का, लिक्विड को भी कांटेक्ट में आने का, और उससे जो हीटिंग का जो प्रोसेस था वो बहुत अच्छा हो गया। तो आप क्या करते हैं, शेल के अंदर आपने फीड डाल दी, उसके बाद इन ट्यूब्स में से स्टीम पास कर रही है। देखिए ट्यूब्स में से स्टीम पास आई, फिर आपकी वो इस ट्यूब में आ गई, ये यहाँ से आपको गैप नजर आ रहा है, तो बेसिकली यूँ स्टीम में आ गई, फिर यूँ आ गई स्टीम में ट्यूब में, इस तरह ये ट्यूब्स के अंदर से होती हुई फिर यहाँ आ गई। अब आपके पास जो लिक्विड है, बेसिकली क्या हो रहा है कि लिक्विड यहाँ से इन ट्यूब्स के साथ कांटेक्ट करता है और गर्म होता जाता है। गर्म होने के नतीजे में वेपर्स कॉन्टिन्यूसली रिमूव होते जाते हैं, और जो कंसेंट्रेटेड आपके पास लिक्विड है, जो कंसेंट्रेटेड फूड मटेरियल था जिसको आप कंसेंट्रेट करना चाहते थे, उसको आप यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो इस किस्म का जो इवेपोरेटर है, इसको बहुत कॉमनली हम अपनी शुगर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा जी, जिस तरह आपने ये अभी मैंने आपको इवेपोरेटर दिखाए थे, इन इवेपोरेटर के अंदर जो इंटरनल हीट एक्सचेंजर्स थे, इनके अंदर अंदरूनी सतह के ऊपर कोई आपके पास हीट एक्सचेंजर मौजूद थे, लेकिन इसी तरह आपके पास कुछ ऐसे हीट एक्सचेंजर्स, ऐसे इवेपोरेटर्स भी मौजूद हैं जिनके अंदर ये जो हीट एक्सचेंज करने का जो हिस्सा है वो इवेपोरेटर से बाहर है, एक्सटर्नल ट्यूबुलर पोर्शन है। और इसके अंदर जरा हम देखते हैं कि ये मिसाल के तौर पर किस तरह के आपके पास हो सकते हैं। जरा गौर कीजिएगा, अब इसमें क्या किया गया है कि आपके पास जो हीट एक्सचेंजर है, ये इवेपोरेटर, असल इवेपोरेटर ये है, और ये हीट एक्सचेंजर ये आपके इवेपोरेटर से बाहर है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपके पास बेसिकली क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट आपने जो आपकी फीड थी वो आपने इसके अंदर से आपने डाल दी है, उसके बाद आपके पास वो फीड जो है वो आपके इस ट्यूब के हीट एक्सचेंजर में आ जाती है, और हीट एक्सचेंजर में जब आती है तो इस हीट एक्सचेंजर की शेल साइड के ऊपर आपके पास स्टीम है, ट्यूब्स के अंदर आपके पास ये प्रोडक्ट है। अब होगा क्या, इसके नतीजे में ये फायदा होगा कि आपका जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है, जो आपका फीड मटेरियल फूड मटेरियल है, वो जो सिर्फ ट्यूब्स के अंदर मौजूद होगा, वही एक वक्त के अंदर जो है स्टीम के साथ इन कांटेक्ट होगा। फायदा क्या होगा, आपको एक्सेसिव हीटिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि देखिए इसके नतीजे में जब आपके पास मुसलसल तौर पर ये आपकी ट्यूब्स रहती थी, इसमें भी प्रॉब्लम होती थी कि बाज़ औक़ात एक्सेसिव हीटिंग हो जाती थी कि सारे का सारा जो फूड मटेरियल है वो मुसलसल तौर पर हॉट सरफेस के साथ इन कांटेक्ट में है, और उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती थी कि आपका पास जनाब अली जो है वो आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर भी क्वालिटी वगैरह उसकी मुतासिर हो सकती थी। इसके नतीजे में किसी भी वक्त में
थोड़ा सा मटेरियल आपका इन कांटेक्ट है स्टीम के साथ, और जब उसके बाद वो हॉट होने के बाद जो लाइट हो जाता है, वेपर्स हो जाते हैं, वेपर्स उसको लेकर एक नेचुरल सर्कुलेशन करके उसको वहां पर आप ले आते हैं। और जब आप उसको वहां लेके आते हैं तो जो कंडेंसर या वैक्यूम के आपके पास यहाँ से वेपर्स आप सक करते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप कभी कभार गौर करें, आप कागज का या गुब्बारा बनाए, उसकी हवा खींचे तो हमारा वो जो है वो स्ट्रक्चर अंदर की तरफ पिचकता है। या वाटर प्लास्टिक की बोतल हो, उसमें से हवा सक करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे वो अंदर की तरफ उसकी वॉल्स प्रेस करेंगी। तो बेसिकली इसी तरह जब आप इसमें से भी वेपर्स को सक करते हैं तो एक स्लाइटली वैक्यूम बन जाता है, और वैक्यूम की वजह से इसके अंदर से मजीद वेपर उठते हैं, और बाद में आपका जो प्रोडक्ट है कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट, उसको आप यहाँ से डिस्चार्ज कर लेते हैं। टमाटो जूस को जो है इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस करने के लिए ये इस किस्म के जो एवेपोरेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इंडस्ट्रियल सिस्टम था जिसमें आपके पास 2 स्टेज इवेपोरेटर है। जो स्टेज होता है बेसिकली, जब भी आप इवेपोरेटर का नाम सुने, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, बेसिकली द स्टेज टेल्स यू हाउ मेनी इवेपोरेटर्स आर बीइंग यूज्ड देयर। इफ 1 stage 1 evaporator, 2 stage 2 evaporators, 3 stages 3 evaporators, 4 stages 4 evaporators। तो इस तरह आपके पास यहाँ पर देखिए एक evaporator ये है, एक evaporator ये है। तो बेसिकली इसका मकसद आपका ये होता है कि आप हायर ज़्यादा हीटिंग हासिल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर आप जो है इसको ओवर हीटिंग करने से भी बचा लेते हैं, और आप अपने प्रोसेस को बड़ा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। ये असल में किसी फूड इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि ये आपके पास एक इटालियन फूड इंडस्ट्री है, जो कि उसके अंदर जो इवेपोरेटर्स लगे होंगे, असल में उनके जो इवेपोरेटर्स आप लगे हुए होंगे वो इस किस्म की शक्ल के इवेपोरेटर्स होंगे। ये सारे इवेपोरेशन सिस्टम है, और ये आपके पास यही फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर सिस्टम है, हाई कैपेसिटी है, जिसमें से फूड इंडस्ट्री, ये बेसिकली एक टोमेटो जूस बनाने वाली फैक्ट्री है जिसकी आपको ये तस्वीर दिखाई गई है। अच्छा जी, वक्त गुजरने के साथ साथ पता ये चला कि यार ये जो हीट एक्सचेंजर वाले इवेपोरेटर हैं, ठीक है ये भी अच्छे होते हैं ये, लेकिन ये उन फूड मटेरियल्स के लिए अच्छी होती हैं कि जिन फूड मटेरियल्स की हीट रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, या ऐसे फूड मटेरियल जो कि हीट सेंसिटिव नहीं है, या ऐसे फूड मटेरियल जिनकी डिग्रेडेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनके लिए अच्छा है। अब ऐसे हम तो बहुत ज़्यादा ऐसे फूड मटेरियल हैं जो कि हाईली हीट सेंसिटिव हैं, जो कि इतने ज़्यादा हीट सेंसिटिव हैं कि अगर आप उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट उनको प्रोवाइड कर दें, उसके नतीजे में वो आपकी जो फूड क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। फिर आप क्या करें? उसके लिए जो इन्वेंटर्स थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने फिर बॉइलिंग फिल्म इवेपोरेटर्स बनाए। तो बॉइलिंग फिल्म इवेपोरेटर में बेसिकली क्या किया जाता है, आप इस तरीके से इवेपोरेटर के साथ कांटेक्ट क्रिएट करते हैं कि आप जो उसमें लिक्विड फ्लो करता है हॉट सरफेस के साथ जो कांटेक्ट में होता है वो किसी फिल्म की सूरत में कांटेक्ट में होता है। आप लिक्विड को इस तरह से फ्लो करते हैं कि लिक्विड जो है एक फिल्म की सूरत में, यानी कि बिल्कुल एक वेरी थिन लेयर की सूरत में हॉट सरफेस पे कांटेक्ट में होता है, और इस वजह से बेसिकली आपके पास जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपका जो खास तौर पर इस वजह से जो रेजिडेंस टाइम होता है, जैसे मिल्क इंडस्ट्री के अंदर ऐसे यूज किया जाता है। मिल्क इंडस्ट्री में जब दूध को विद इन सेकेंड्स जो है वो उसको जो है हीट अप कर लेते हैं, उसके अंदर से आपको जो है कर लेते हैं, क्योंकि वो अगर ज़्यादा देर दूध पकता रहेगा तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं उसके अंदर से वो ज़ाया हो जाएंगे। उसके अलावा और जो वैल्यूएबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। इस वजह से बॉइलिंग फिल्म जो इवेपोरेटर्स है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, बॉइलिंग फिल्म इवेपोरेटर के अंदर जो बड़े कॉमन है उनको आप कहते हैं क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर। अच्छा, ये जो क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर है, बेसिकली इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपके पास जो वेपर्स जो आपकी लिक्विड फिल्म है वो क्लाइंब कर रही है, इसलिए इसका नाम है क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर। सर देखिए, आप इसकी डायग्राम को देखिए तो आपको ज़रा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से ये क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर इस्तेमाल में कर रही है, ये हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। तो आप देखिए कि आपके पास जो फीड है, आप बॉटम से फीड आप यूज़ करते हैं, बॉटम से फीड आप एंटर करते हैं, और वो फीड उसके बाद आपके पास स्लाइटली आप जो है वो राइज होती है। अच्छा, अब जब वो राइज हो रही है बेसिकली आपके पास क्या है कि इसके अंदर से आप जो है कोई स्टीम वगैरह आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, और जब आप इसके अंदर स्टीम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास अंदर स्टीम मौजूद है, तो इन ट्यूब्स के अंदर से ये आपके पास एक फिल्म की सूरत में लिक्विड स्लोली स्लोली राइज करता है। अच्छा, अब राइज करने के नतीजे में जब स्टीम है तो स्टीम की वजह से आपके पास
वो जो वेपर्स बनेंगे तो वो वेपर्स भी हेल्प आउट करते हैं इस फिल्म को ऊपर ले जाने में, और ये फिल्म इस तरह क्लाइंब करते करते ऊपर तक पहुंच जाती है। और वो आपके जो वेपर्स हैं, क्योंकि वेपर्स कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वो हीटअप हो रहा है और मजीद वेपर बनती है, वो फिर वो वेपर्स फिल्म को मजीद ऊपर की तरफ ज़्यादा फास्ट तरीके से ट्रैवल करवाते हैं, और वेपर्स टॉप से जो है वो आपके पास रिमूव हो जाती है, और ये आपके पास जो कंसंट्रेटेड लिक्विड है वो साइड से होता हुआ आपके पास यहाँ से जो यहाँ से ट्यूब्स के अंदर से आपके पास आता हुआ ये आपके पास, सॉरी, ये यहाँ से आपके पास साइड से आता हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंडेंसेट की शक्ल में आपके पास यहाँ से आपके जब टॉप पे आया, और टॉप पे आने के बाद ये आपके कंसंट्रेट की सूरत में आपके पास यहाँ से निकल गया, और जो स्टीम है आपकी वो कंडेंसेट होकर यहाँ से निकल जाती है, और जो फिल्म कंसंट्रेटेड आपका फूड प्रोडक्ट है वो यहाँ से आप आने के बाद वो टॉप से आपके इस तरह निकल आता है। तो ये हमारे पास क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर है, बड़े अच्छे इवेपोरेटर हैं, और इसके नतीजे में हमारे पास जो इवेपोरेशन है उसको आप फास्ट कर लेते हैं। फूड मटेरियल का रेजिडेंस टाइम का मतलब है कितनी देर तक वो हॉट एरिया के साथ कांटेक्ट में रहता है, वो आपका रेजिडेंस टाइम होता है, तो वो बड़ा रिड्यूस कर लेते हैं और बड़े ज़बरदस्त है। इसी के मुकाबले में अपोजिट है, उसका नाम है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। ये जो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर होता है बेसिकली ये आपके पास क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर से ज़्यादा एफिशिएंट है, अपोजिट है। इसको जरा देखते हैं, मिल्क और आप इसको जूस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए बेसिकली क्या किया जाता है, जरा देखिएगा, इसको बेसिकली क्या किया जाता है कि आपकी जो फीड है उसको एक पंप के जरिए, क्योंकि फीड खुद ब खुद ऊपर नहीं चली जाएगी, आप फीड को एक पंप के जरिए आप उसको पंप करवाते हैं, और उसको आप एक प्री हीटर को समझ लें, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इवेपोरेटर बट इट हैज मच लेस टेम्परेचर। इसका जो टेम्परेचर है वो कम गर्म है, कम टेम्परेचर है, तो आप इसको आहिस्ता से प्री हीट करते हैं ताकि आपका हॉट जो फूड मटेरियल है वो मेन इवेपोरेटर के अंदर एंटर हो। तो इसके अंदर भी आप स्टीम यूज करते हैं बट लो टेम्परेचर स्टीम यूज करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आप जो है यहाँ से जो कंडेंसेट आया उस कंडेंसेट को आपने यहाँ पर थोड़ा गर्म करके उसको यूज किया, तो स्टीम आप यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद आपके पास इन पंप्स के अंदर से ये जो पंप्स है, आपके पंप एक लगा हुआ है, और नॉर्मली ये आपके पास सीरीज में पंप्स लगे होंगे ताकि खुदा ना खासा एक पंप खराब हो जाए तो फौरी तौर पे आपका दूसरा पंप स्टार्ट हो जाए ताकि आप अपना प्रोसेस जो है एफिशिएंटली चला सकें। तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये जो लिक्विड है वो ऐसा जो है उसको आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे क्लाइंब कर रहा है, लेकिन ये है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। मकसद इसका ये है कि आप अपने लिक्विड को जो हॉट करके प्री हीटेड लिक्विड है उसको टॉप पे पहुंचा देते हैं। टॉप पे पहुंचाने के बाद यहाँ पर एक डिवाइडर है, एक डिफ्यूजर है। इसका मकसद ये है कि आपके पास वो इस तरीके से लिक्विड को डिवाइड करे कि वो आपका लिक्विड बिल्कुल इन ट्यूब्स के साथ कांटेक्ट करता हुआ बिल्कुल एक थिन फिल्म बनाए, और हर जगह पे थिन फिल्म बनाए। ये ना हो कि वो फिल्म से ज़्यादा मटेरियल हो तो फिर आपका सारा मकसद फौत हो जाएगा। जब आप इस तरह से उसको प्री हीटेड लिक्विड को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे शावर है, इस तरह का शावर ज़बरदस्त लगा हुआ है कि वो उसको पूरी हर तरह से हर ट्यूब में से एक थिन फिल्म वो गुजार रहा है, और ये जो थिन फिल्म है ड्यू टू द ग्रेविटी वो आपके पास जो है फॉल करना शुरू कर देती है, इसीलिए इसको कहते हैं फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। और उसके अंदर आपने स्टीम दे रही है इसको गर्म करने के लिए। अब जो असल जो इवेपोरेशन है वो यहाँ पे होगी, जैसे जैसे आपके इसके अंदर से स्टीम आपकी हीट एक्सचेंज करती जाएगी, और आपके पास ये कंसंट्रेटेड जो आपके पास है साथ साथ वेपर्स भी आ रहे हैं, और कंसंट्रेटेड जो लिक्विड है वो यहाँ से आप हैवी होगा, वो टॉप निकल जाएगा, बॉटम से टॉप से वेपर्स निकल जाएंगे, और जो स्टीम कंडेंसेट है उसको साइड से आप रिमूव कर लेंगे। तो इस तरह के प्रोसेस को हम जो है उसको इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे होते हैं, और ये इसका नाम है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। मोस्टली फॉलिंग फिल्म जो इवेपोरेटर है शुगर सॉरी जो फ्रूट जूसेस हैं वो इंडस्ट्री या मिल्क इंडस्ट्री है उसको वो यूज़ करती है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ प्लेट इवेपोरेटर्स भी होते हैं। अच्छा, ये जो प्लेट इवेपोरेटर्स हैं बड़े ज़बरदस्त इवेपोरेटर है। बेसिकली ये जो प्लेट इवेपोरेटर्स हैं ये यूज़ करते हैं बोथ द क्लाइंबिंग एंड द फॉलिंग फिल्म जो है उनके प्रिंसिपल्स को इकट्ठा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, जो प्लेट इवेपोरेटर होते हैं उनमें क्लाइंबिंग भी हो रही होती है, फॉलिंग फिल्म भी हो रही होती है, इसलिए ये प्लेट इवेपोरेटर्स का एक और नाम क्लाइंबिंग एंड फॉलिंग फिल्म प्लेट इवेपोरेटर्स भी उनको कहा जाता है। तो इसको ये भी
बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं और जो है आपके पास इनको मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी शेप्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ज्योमेट्रीज़ हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आपके पास एक इंडस्ट्रियल लेवल का हमारे पास जो है प्लेट इवेपोरेटर लगा हुआ है। ये डिफरेंट किस्म की प्लेट्स लगी हुई हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाने के लिए गैप दिखाया गया है, लेकिन बट दीज प्लेट्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर। अच्छा जी, अब आपके पास जब ये प्लेट लगी हुई है, ये फीड आपकी एंटर होती है और फीड एंटर होने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह ये प्लेट के ऊपर फिल्म की सूरत में वो गुजर रही है और मुसलसल हिट होती जा रही है। फिर उसके बाद दूसरी के ऊपर जाती है, दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह ये सारा प्रोसेस चलता जा रहा है और उसके बाद आपका कंसंट्रेट होके जो हॉट लिक्विड है वो आपका यहाँ पर आ गया और जब वो यहाँ आता है तो इसके साथ वेपर भी मौजूद होते हैं और वेपर मौजूद होने के बाद आपके वेपर्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और आपका जो कंसंट्रेटेड लिक्विड है जिसको कंसंट्रेट करना था उसको यहाँ से आप रिमूव कर लेते हैं। स्टीम को आप गौर कीजिएगा, ये जो ब्लैक वाली आपको दिखाई गई है ये फीड है और ये जो ग्रे वाली है स्टीम है। तो बेसिकली स्टीम यहाँ से इन कांटेक्ट में होती है इन प्लेट्स के साथ। अब ये देखिए प्लेट के साथ कांटेक्ट है और ये प्लेट्स की मदद से आप इन कांटेक्ट होने की वजह से लिक्विड जो आपका है वो फिल्म की सूरत में इसके साथ आपका फूड मटेरियल कांटेक्ट में है और वो हॉट हो जाएगा और स्टीम अपनी हीट इस तरह इनको दे देगी और बाद में जो स्टीम का जो कंडेंसेट है ये सारी स्टीम की लाइंस आपस में कनेक्टेड होती हैं और स्टीम कंडेंसेट आप इसको यहाँ से दिखा देते हैं। यहाँ पे ये गैस्केट्स देख रहे हैं आप, कि सपोर्ट करने के लिए इस असेंबली को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली ये आप इसके अंदर ये सिस्टम इसके अंदर लगा होता है। प्लेट इवेपोरेटर्स आप देखिए फूड इंडस्ट्री में बेसिकली ये आपके इस तरह का एक्चुअल एक फूड इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पर प्लेट इवेपोरेटर्स लगे हुए हैं वो इस तरीके से प्लेट इवेपोरेटर्स लगे होंगे जो वहाँ पर आपके पास इंडस्ट्री में कहीं होंगे। अच्छा जी, इसी तरह एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप है वो है एजिटेटेड और स्वेप्ट सरफेस इवेपोरेटर्स। अच्छा, जो एजिटेटेड और स्वेप्ट सरफेस इवेपोरेटर है, लफ्ज एजिटेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो फूड मटेरियल है वो एजिटेशन हालत में सर्कुलेटेड हालत में है। इसके लिए आप एजिटेशन क्रिएट करने के लिए कोई स्टीरर या कोई मोटर लगाई हुई है जो कि कॉन्टिन्यूसली आपके लिक्विड को मूव कर रही है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास एक इम्पेलर लगा हुआ है। इम्पेलर कहते हैं जैसे आपके पास बेसिकली आप लोगों ने वो देखा होगा ग्राइंड जो हमारे पास मिल्क शेक के अंदर आपके जग के अंदर वो जो ब्लेड से लगा होता है, बिकॉज दीज आर काइंड ऑफ इम्पेलर्स। तो वो आपके मिक्स करा रहे हैं बेसिकली वो जो आपके पास है बहुत तेजी से मूव करा रहे हैं, उसकी वजह से आपके पास वो जो फ्रूट मटेरियल है वो कट भी हो जाता है और वो आपका इजीली वो मिक्सअप हो जाता है। जैसे पंखी है, ये पंखी इस तरह के एग्जांपल है, इम्पेलर्स वगैरह की एग्जांपल है कि आप किस तरह से वो मूव कर रहे हैं, वो जो ब्लेड मूव कर रहे हैं। इसी तरह उसके अंदर भी कोई इम्पेलर्स होते हैं और वो इम्पेलर्स कॉन्टिन्यूसली आपके लिक्विड को मूव करा रहे होते हैं और मूव कराने की वजह से वो हीटेड सरफेस के साथ इन कांटेक्ट करवाते हैं और जो रेजिडेंस टाइम है बड़ा स्लो होता है। लेकिन ये जो स्वेप्ट सरफेस इवेपोरेटर्स है इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा महंगी है, यानी कि इनको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस तरह का ये आपके पास स्वेप्ट सरफेस इवेपोरेटर है। ये जो सिस्टम आपको ड्राइव नजर आ रही है बेसिकली यहाँ पर आपके पास वो जो आपका हॉट लिक्विड है उस हॉट लिक्विड को मुसलसल तौर पर इस तरह सर्कुलेट करा रहा है, मुसलसल सर्कुलेट कराती रहेगी ये ड्राइव और आपके पास ये स्टीम आपके पास यहाँ आ रही है, हॉट आपके पास स्टीम मौजूद है और ये इसकी ये जो ड्राइव की मदद से आपकी जो फीड एंटर हुई है ये मुसलसल इसकी सर्कुलेशन में रहेगी और मुसलसल सर्कुलेशन में रहने के बाद इसमें से जो फूड मटेरियल है वो कंसंट्रेट होने के बाद आपका बॉटम से वो रिमूव हो जाएगा और जो आपका कंडेंसेट है स्टीम का वो साइड से यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। जो आपके वेपर्स बनेंगे फूड मटेरियल के वो टॉप से इस तरह अलग हो जाएंगे। हाई मेंटेनेंस बट स्टिल अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव इवेपोरेटर। अच्छा जी, एक और बड़ा स्पेशल किस्म का हमारे पास इवेपोरेटर है, उसको सेंट्रीफ्यूगल इवेपोरेटर कहते हैं। ये एक सेंट्रीथर्म एक हमारे पास इवेपोरेटर बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट है। तो सेंट्रीफ्यूगल इवेपोरेटर होते हैं, इसके अंदर बेसिकली जो आपका हीट सरफेस होता है वो बजाते खुद सरफेस मूव कर रहा होता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, डायग्राम में देखेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि आपके पास जो हीट सरफेस होता है वो रैपिडली मूव कर रहा होता है और उसकी रैपिडली मूव करने की वजह से वो जो स्टीम होती है उसके साथ वो आपकी गुजर रही होगी उसके अंदर और जो लिक्विड होगी वो आपका जो फूड मटेरियल का जो लिक्विड है वो इस स्पिनिंग सरफेस के ऊपर से कांटेक्ट करता है और वो बड़ी हाई वेलोसिटी की वजह से कांटेक्ट करता है और बड़ी शॉर्ट टाइम होता है और ये बहुत तेजी से वो गर्म हो जाता है। और ख़ास तौर पर जो सेंट्रीफ्यूगल इवेपोरेटर है ये यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा हाईली विस्कस
फूड मटेरियल्स के लिए, या आपने जब कभी हॉट बड़े हीट सेंसिटिव यानी कि ऐसे फूड मटेरियल्स को जो हाईली हीट सेंसिटिव हो उनको आपने कंसंट्रेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और नॉर्मली इनको सिंगल इफेक्ट यानी कि जो सिंगल इफेक्ट की जब हम बात करते हैं इसका मतलब है खाली सिंगल इवेपोरेटर लगा होता है। आपने जब अभी ऊपर तस्वीर में आपने देखा था यहाँ पर कितने सारे इवेपोरेटर लगे हुए थे। तो बेसिकली जब इवेपोरेटर्स होते हैं कहीं पर भी एक खाली इवेपोरेटर यूज नहीं किया जाता। मोस्टली इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स, शुगर इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स यूज किए जाते हैं। सीरीज में इवेपोरेटर्स लगे होते हैं। वो इवेपोरेटर्स आपकी जो कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, आपकी इकोनॉमी यानी कि स्टीम कितनी कम स्टीम की वजह से ज़्यादा आप इवेपोरेशन कर सकते हैं उसके ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपके पास जो एजिटेटेड सरफेस इवेपोरेटर है इनका भी प्रॉब्लम ये है कि जो इनकी सॉरी जो आपके पास ये जो सेंट्रीफ्यूगल इवेपोरेटर है इसका भी जो इनका प्रॉब्लम है वो यही कि इनकी भी जो कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ज़रा गौर करते हैं, जरा देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू कंसनट्रेट अ फ्रूट जूस, और वो जो फ्रूट जूस है वो बहुत सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव है, और आप इसको नॉर्मल किसी इवेपोरेटर में नहीं यूज़ कर सकते। तो इस तरह आप यहाँ से फ्रूट जूस जो है वो एंटर कराएंगे, और उसको एंटर कराने के बाद ये जो आपके पास सरफेस लगे हुए हैं बेसिकली ये हॉलो ट्यूब्स हैं जिनके अंदर आपके पास जो है कोई आपके पास स्टीम मौजूद है। और आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हॉलो ट्यूब्स है जिनके अंदर से स्टीम है, वो स्टीम आपकी मूव कर रही है। और ये जो सरफेस है ये मुसलसल तौर पर हीट जो सरफेस है ये सर्कुलेट कर रहा होता है, मुसलसल सर्कुलेट कर रहा होता है। जो आपका फ्रूट जूस होता है वो इन कांटेक्ट होता है, इन सरफेसेस के साथ इन कांटेक्ट होता है, वो आपका बहुत शॉर्ट इन कांटेक्ट होता है। और शॉर्ट कांटेक्ट होने के बाद वो आपके पास जो वेपर्स बन रहे होते हैं वो वेपर्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ से टॉप से होने के बाद साइड से रिमूव होते जाते हैं। जो आपका कंडेंसेट होता है स्टीम का वो आपका पास जो कंडेंसेट है उस कंडेंसेट को आप कॉन्टिन्यूसली यहाँ आप बॉटम से स्टीम कंडेंसेट को रिमूव करते जाते हैं। जो स्टीम है वो भी आप देखिए साइडों से यहाँ से आप एंटर कर रहे हैं, और जो आपका कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है फ्रूट जूस है उसको आप इस साइड से आप निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास किस तरीके से ये हॉलो ट्यूब्स के साथ आपके पास एक कांटेक्ट है। ये हीटिंग सरफेस मुसलसल सर्कुलेशन में है, ये सिर्फ कांटेक्ट करता है और आपका प्रोडक्ट आपको इवेपोरेट होकर कंसंट्रेट होकर वो बाहर निकल जाता है। अच्छा जी, ये जो मैंने अभी तक आपको बातें बताई थी ये तो थे हमारे पास इवेपोरेटर्स। अब इवेपोरेटर्स लगाने का तरीका क्या है, कन्फिगरेशन क्या है उनकी, वो क्या कन्फिगरेशन है कि जिस तरह फूड इंडस्ट्री के अंदर इनको लगाया जाता है। तो इनकी डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे ज़्यादा इवेपोरेटर को जब लगाने का जो तरीका है वो एक फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेशन सिस्टम है। मसलन क्या किया जाता है कि आपके पास एक्सटर्नल हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है इसके अंदर, यानी कि ये इस तरह का आपके पास हीट एक्सचेंजर है कि उसके अंदर आप एक पंप लगा देते हैं, और पंप लगाने के बाद पंप जो है वो आपकी जो फीड है उसको कॉन्टीन्यूसली वो इसके अंदर से सर्कुलेट करवा रहा है। हीट एक्सचेंजर के अंदर से स्टीम आप इसको दे रहे हैं और स्टीम का कंडेंसेट यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, यहाँ से स्टीम कंडेंसेट रिमूव कर रहे हैं, और उसके बाद ये आपका जो हॉट मटेरियल है उसको आप सडनली एक्सपैंड करवाते हैं। तो जब आप उसको सडनली एक्सपैंड करवाते हैं तो एक्सपैंड करने की वजह से उसमें से जो वेपर्स हैं वो वेपर्स आपके सडनली बनते हैं, वो वेपर्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, फीड यहाँ से मुसलसल एंटर हो रही है, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो ये फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये जो इस तरह की जो आप टेक्निक यूज़ करती हैं, इस तरह का जो स्टाइल यूज़ करते हैं, इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की जाती है, ये हमारे पास जो है कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जो फीड आपकी आ रही है वो मुसलसल सर्कुलेट होती जाती है, इसीलिए इसको आप नाम देते हैं सर्कुलेशन का। आपकी सर्कुलेट हो रही है। फोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पंप लगा हुआ है जो पंप फोर्स लगा के इसको सर्कुलेट करा रहा है। अगर ये पंप के बगैर होती तो इसको आप कहते हैं कि ये नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर है। तो इसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉन्टिन्यूसली आप कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट यहाँ से इसको रिमूव करते जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी कॉमन जो हमारे पास असेंबली है, वो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है इवेपोरेटर्स की, वो डबल इफेक्ट इवेपोरेटर सिस्टम है। उसके अंदर बेसिकली जैसे मैंने पिछले भी आपको दिखाई है मुख्तलिफ तस्वीरों में, आपके पास यहाँ पर दो इवेपोरेटर लगे हुए हैं, एक इवेपोरेटर ये है, एक इवेपोरेटर ये है। अब होगा क्या आपके पास,
देखिए जो आपके पास बेसिकली हमारे पास सबसे पहले आपकी जो फीड है, वो गौर कीजिएगा, ये आपकी जो फीड है ये इवेपोरेटर नंबर 2 में आई, और इवेपोरेटर नंबर 2 की से हीट होने के बाद, जरा कंसंट्रेट होने के बाद ये पंप के जरिए इवेपोरेटर नंबर 1 में आ जाएगी। जब आपकी इवेपोरेटर 1 में आएगी तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है वो आप इसको निकाल देते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, फीड आप एक साइड से एंटर करते हैं और स्टीम आप अपोजिट साइड से एंटर करते हैं। बहुत हाईली इफेक्टिव शुगर इंडस्ट्री में इसी किस्म के इवेपोरेटर यूज किए जाते हैं, और प्रोडक्ट को आप इसका रिमूव कर लेते हैं। जो स्टीम है अपोजिट डायरेक्शन में, फीड यहाँ से आ रही है, सेकंड से आ रही है, स्टीम को आप फर्स्ट में एंटर कर रहे हैं। स्टीम को आप जब यहाँ पर फर्स्ट में एंटर करते हैं तो आप देखिए स्टीम आप एंटर करते हैं फर्स्ट में, तो आप एंटर करते हैं और उसके बाद ये कंडेंसेट रिमूव हो रहा है, और इसके नतीजे में यहाँ पे जो हीटिंग हुई है वो जो वेपर्स बन रहे हैं उन वेपर्स को आप यूज कर रहे हैं सेकंड हीटिंग के लिए। जो उसके अंदर आपके पास सेकंड इवेपोरेटर है, जो जहां पर फीड सबसे पहले गर्म हो रही है वहां पे हीट करने के लिए, और वो आपके जो वेपर्स हैं उनको कंडेंसेट के साथ में रिमूव कर लेते हैं। तो ये डबल इफेक्ट इवेपोरेटर जो सिस्टम है, इस कॉन्फ़िगरेशन को फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। फिर इसी तरह बेसिकली डबल इफेक्ट इवेपोरेटर उसको कहते हैं जिस वहां पर आपके पास दो इवेपोरेटर लगे हों, लेकिन जब दो से ज्यादा इवेपोरेटर लगे होंगे इन सीरीज तो उसको आप कहेंगे मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। तो ये जो मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर है ये आपकी शुगर इंडस्ट्री में बड़े कॉमन है। इस मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर के अंदर प्रोसेस सिंपल है कि आपके नंबर ऑफ इवेपोरेटर्स आप ऐड करते हैं, जितने मर्जी ऐड करते हैं, बाकी सारा अमल वो उसका वैसा ही होगा। तो उसके अंदर है, तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इस असेंबली के अंदर आपके पास जो फीड है वो इवेपोरेटर नंबर 1 में आई थी, और इवेपोरेटर नंबर 1 से फीड गर्म होने के बाद आपकी इवेपोरेटर नंबर 2 में आ गई। इवेपोरेटर नंबर 2 से मजीद गर्म होने के बाद इस तरह चलती चलती लास्ट इवेपोरेटर में आई, और लास्ट इवेपोरेटर में आने के बाद यहाँ से प्रोडक्ट रिमूव हो गया। जो स्टीम आई, आपने पहले इवेपोरेटर में स्टीम दी और कंडेंसेट रिमूव कर लिए, उसके बाद जो वेपर्स बने हीटिंग के इवेपोरेटर नंबर 1 में, उन वेपर्स ने अब सेकंड इवेपोरेटर में हीटिंग का काम किया है, फिर आपने उनको कंडेंसेट को रिमूव कर लिया, फिर इस हीटिंग के नतीजे में जो वेपर्स बने हैं उसने अगले इवेपोरेटर को हीट किया, फिर जो सेकंड लास्ट जो इवेपोरेटर में जो वेपर्स बने हैं उसने लास्ट वाले इवेपोरेटर को एन इवेपोरेटर को हीट अप किया है और उसकी कंडेंसेट बन गई है, और जो फाइनल वेपर्स है उन फाइनल वेपर्स को आप जो है एक पंप के जरिए मजीद उसके अंदर से आप कोई स्टीम वगैरह बना रहे हैं, हीट अप, क्योंकि हीट उसको ऐसे ज़ाया नहीं करते, उस हीट को रिकवर कर रहे हैं, और ये जो पंप है इन वेपर्स को जो है सक कर रहा है मुसलसल, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे वैक्यूम होगा ताकि आपका प्रोसेस जो है बहुत अच्छी तरीके से चल सके। इसी तरह आपके पास देखिए इधर गौर कीजिएगा, ये जो मैंने आपको दिखाया मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर सिस्टम, इस मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर सिस्टम के अंदर इसको कहते हैं फीड फॉरवर्ड इवेपोरेटर, यानी कि जो फीड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। इसके मुकाबले में ये जो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर है इसके अंदर जो फीड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फीड एंटर की जा रही है। यहाँ पे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंटर की जा रही थी, यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एंटर की जा रही थी, मुख्तलिफ अपोजिट है। स्टीम दोनों केसों में आपके पास फॉरवर्ड ही डायरेक्शन में एंटर की जाती है। अब देखिए इस किस्म की ये मुख्तलिफ किस्म की स्टाइल बता रहा हूँ आपको, किस तरीके से स्टाइल है आपके पास इवेपोरेटर को फूड इंडस्ट्री में लगाने के लिए। तो आपके पास जो बैकवर्ड फीड जो आपके पास इवेपोरेटर है उसमें बिल्कुल उसी तरह आपके पास क्या है कि आपने फीड आपके पास यहाँ पे इवेपोरेटर नंबर 3 में फीड आई, और आपकी जो फीड आई है यहाँ से गर्म होने के बाद उसका जो प्रोडक्ट है फीड का, उस प्रोडक्ट को आपने इवेपोरेटर नंबर 2 में एंटर कर दिया है। इवेपोरेटर 2 में मजीद गर्म हुआ फीड आपकी, और वो जो गर्म होने के बाद आपने उसको इवेपोरेटर नंबर 3 में डाल दिया, सॉरी इवेपोरेटर नंबर 1 में डाल दिया, और इवेपोरेटर नंबर 1 से फाइनल जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस कर लेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में जो स्टीम है सबसे पहले आपकी इवेपोरेटर नंबर 1 में एंटर होगी, और इवेपोरेटर 1 में एंटर होने के बाद ये स्टीम यहाँ से कंडेंसेट उसका रिमूव हो जाएगा, और इस हीटिंग के नतीजे में जो वेपर बने हैं ये वेपर अब आपके इवेपोरेटर नंबर 2 को जो है उसके अंदर हीटिंग मीडिया के तौर पे यूज करेंगे। ये वेपर्स भी कंडेंसेट की सूरत में रिमूव हो जाएंगे, यहाँ से जो वेपर बनेंगे ये वेपर आपके इवेपोरेटर नंबर 3 में जाएंगे, और इवेपोरेटर नंबर 3 के अंदर आपके पास मजीद हीटिंग होगी, और मजीद हीटिंग के नतीजे में ये वेपर्स कंडेंसेट की सूरत में यहाँ आ जाएंगे, और जो वेपर्स बनेंगे इन वेपर्स को भी ये एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, आप उसकी हीट को सारी यूटिलाइज कर लेंगे, और इस तरीके से आपके पास ये ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर विद बैकवर्ड फीड आपके पास मौजूद होगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ
एक और इवेपोरेटर यहाँ पे आपको दिखाया गया है, एक डायग्राम से दिखाई गई है। इसे कहते हैं कि आपके पास क्वाड्रपल इफेक्ट इवेपोरेटर विद मिक्स्ड जो है फ्लो पैटर्न। तो बेसिकली एक ये भी तरीका है कि आप सारी चीजें मिक्स कर दें। इसके अंदर आपके पास 4 इवेपोरेटर लगे हुए हैं, लेकिन 4 इवेपोरेटर के अंदर आपने ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि आपके पास फॉरवर्ड भी है, आपके पास बैकवर्ड भी फीड हो रही है। तो आप मिक्स किस्म का आप सिस्टम आप लगा रहे हैं, तो इस वजह से इसको आपने मिक्स फ्लो पैटर्न आपने लगाया। मिसाल के तौर पर देखिए, मिक्स फ्लो पैटर्न के अंदर आपने क्या किया है कि आपके पास जो है, जरा इसको गौर कीजिए कि आपके पास 1 से आपकी फीड आने के बाद 2 में आई, और 2 से जो आपकी फीड है आपने उसको 3 और 4 दोनों में दे दिया, और 3 और 4 में जब आपने दिया, 4 से आप प्रोडक्ट निकाल रहे थे, 1 में असर एंटर कर रहे हैं, निकाल आप 4 से रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि 1 से जो फीड आई थी उसको गर्म करने के बाद आप 2 में एंटर कराया, 2 से आपने डायरेक्टली दोनों को 3 और 4 में एंटर कर दिया है। 4 से प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और 3 से जो चीज आई है, 3 से आपको उसको आपकी बेसिकली वो जो फीड आपकी गर्म होकर वो आपके पास 1 में एंटर आ रही है। इस तरीके से ये क्वार्टर पर ये भी स्पेशल एक हमारे पास जो ज्योमेट्री है, एक स्पेशल किस्म की अरेंजमेंट है, स्पेशल किस्म की कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको आप फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। Dear students, this lecture video is available on YouTube. The lecture notes are also available on LMS and ocw.kfueit.edu.pk. आज का जो ये लेक्चर था, ये लेक्चर नंबर 2 था। इसका जो नेक्स्ट रिमेनिंग पोर्शन है इवेपोरेशन और इवेपोरेटर्स के चैप्टर का, इंशाल्लाह वो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। तो मैं ऑलरेडी आपको आज के लेक्चर के शुरू में बता चुका हूँ, हम करेंगे क्या कि जो थ्योरी वाला पोर्शन है मोस्टली हम उसको ये ऑनलाइन कवर करेंगे, और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको क्लास में करेंगे, ताकि आप उसको इफेक्टिवली उसको अंडरस्टैंड कर सकें और हम अपना सारा कोर्स इजीली उसको कवर कर सकें। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ जो है गो थ्रू द लेक्चर नोट्स, रीड देम, एंड व्हेन यू जॉइन द गूगल मीट सेशन ऑन फॉर द लाइव क्लास, तो उसके अंदर आप मुझसे सवालात कर सकें, जो चीज़ आपको कंफ्यूज की हैं। तो हमने आज ये पेज नंबर 13 तक अपना ये चैप्टर है, इसको कवर कर लिया है, और इसके बाद आप जो है इसके हवाले से कुछ सवालात अगर आपके अंडरस्टैंड कोई चीज़ ना हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, ताकि हम इसको प्रॉपरली जो है वो कर सकें। इसके अलावा भी अगर आप मुझे ईमेल करते हैं या व्हाट्सएप पर मुझे टेक्स्ट मैसेज करते हैं, प्लीज़ डू नॉट व्हाट्सएप मी ऑडियो या वीडियो मैसेजेस, जस्ट टेक्स्ट मी। अगर आपने कोई सवाल इमीडिएटली कुछ पूछना है तो आप उस कर सकते हैं, या ईमेल सबसे अच्छा तरीका तो ईमेल होता है। तो आप जब कोशिश करें तो उसमें एक चीज़ आपका ख्याल करना बेटा, आई विल स्टिल आंसर योर क्वेश्चंस, लेकिन अच्छा है कि अब आप फूड साइंटिस्ट हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यू शुड बी एबल टू राइट फ्यू सेंटेंसेज इन इंग्लिश। तो जो रोमन उर्दू में लिखना है ये बहुत बुरा है, तो आप कोशिश कीजिए आप इंग्लिश में लिखिए। अगर आप रोमन उर्दू में भी लिख देते हैं, स्टिल आई विल आंसर देम, बट for your own practice, for your own good, it's good that you should start writing English sentences as well. तो अगर आपके कोई सवालात हैं, you are more than welcome to ask them in the live class, और आप जो ऑनलाइन हमारा सेशन होगा उसमें, या जो फिजिकल सेशन होगा उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो जी इंशाल्लाह जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है वो लेक्चर नंबर 4 में, यानी कि हमारी जो अक्टूबर की क्लास होगी उसके अंदर हम उसको करेंगे। फर्स्ट वीक जो हमारी अक्टूबर में क्लास आएगी उसमें करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल जो आपकी लाइव फिजिकल जो क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह, वो आपको उसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे, वो रेनॉल्ड्स नंबर और उसके हवाले से जो हमने लास्ट टॉपिक्स हमने किए थे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।